नमस्कार दोस्तों, श्री वेदांत एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। हमने पिछली क्लासेस पे समाजशास्त्र के अंतर्गत कुछ शब्दावलियों की चर्चा की थी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। इसके अलावा वो सामान्य अध्ययन के लिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। कभी कभी इंटरव्यू के लिए भी आपके लिए सहायक होती हैं, या निबंध में जब आप उत्तर लिखते हैं तो निबंध के लिए भी ये सहायक हो सकती हैं। तो कई प्रकार से आपके व्यक्तित्व के निर्माण में भी ये सहायक हो सकती हैं। आज की इस क्लास में या उस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम एक नई अवधारणा के बारे में या फिर नई शब्दावली के बारे में समझेंगे। उसका नाम है प्रभु जाति। तो अगली शब्दावली जो आपको समाजशास्त्र में समझना है, उस शब्दावली का नाम है प्रभु जाति। ठीक है, अंग्रेजी में अगर आप समझना चाहें तो इसको कहा जाता है डोमिनेंट कास्ट। ठीक है, तो शब्दावली है डोमिनेंट कास्ट। अब ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप देखेंगे तो 3 नंबर और 5 नंबर में फिर से आपसे पूछी जा सकती है। तो पहली बात समझिए कि प्रभु जाति की जो अवधारणा दी गई है वो मुख्य रूप से किसके द्वारा दी गई है। प्रभु जाति की जो अवधारणा है वो मुख्य रूप से भारतीय एक समाजशास्त्री हैं जिनका नाम है प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास। इनके द्वारा इस अवधारणा को दिया गया है। इस अवधारणा को उन्होंने वर्ष 1959 में दिया था। 1959 में वो मैसूर जो कि वर्तमान समय में कर्नाटक राज्य है, यहाँ पर एक गांव का अध्ययन कर रहे थे या गांव में समाज का अध्ययन कर रहे थे जिसका नाम है रामपुरा गांव। तो रामपुरा गांव में अध्ययन करने के दौरान इन्होंने इस अवधारणा को प्रस्तुत किया था, प्रभु जाति की अवधारणा को। प्रभु जाति की अवधारणा को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने बताया है कि एक जाति प्रभु जाति तब कहलाती है जब उसकी संख्या उस गांव में या फिर स्थानीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा हो, प्लस वो अपने पास आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व भी रखती हो। तो 3 चीजें बहुत जरूरी हैं प्रभु जाति कहने के लिए। तो इस परिभाषा में उन्होंने बताया है कि प्रभु जाति से आशय, इन्होंने कहा कि एक जाति प्रभु जाति केवल तब कही जा सकती है जब उस जाति का संख्यात्मक प्रभुत्व उस गांव या स्थानीय क्षेत्र में हो, एवं वह अपने पास राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व रखती हो। ये परिभाषा है। इस परिभाषा को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि एक जाति प्रभु जाति केवल तभी मानी जा सकती है जब संख्यात्मक दृष्टिकोण से उसका उस गांव या फिर स्थानीय क्षेत्र में प्रभुत्व हो, प्लस उसके पास आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व भी होना चाहिए। तो इसके लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली बात तो है कि राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। दूसरा है संख्यात्मक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो एक तो उसकी संख्या उस गांव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात है कि उसके पास आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व भी होना चाहिए। तो अगर ये 3 चीजें होती हैं तो उसको कहा जाता है प्रभु जाति। प्रभु जाति अगर कोई जाति बन जाती है तो उस जाति का उस क्षेत्र के ऊपर दबदबा होता है, जिसके कारण से वो धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं न्याय संबंधी कार्यों को संपादित करती है। उस गांव के या फिर स्थानीय विशेष की इन सभी गतिविधियों को वो जाति
अपने अनुसार ही संचालित करती है। फिर उसके जो नियम कानून वगैरह रहते हैं उन नियम कानूनों को वो प्रभु जाति के द्वारा ही संचालित किया जाता है, और कभी कभी तो उन नियमों को बनाया भी प्रभु जातियों के द्वारा ही जाता है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कहने का मतलब है कि वो दूसरे लोगों को अपने अनुसार संचालित करवाना चाहती हैं, और कभी कभी ये व्यवस्था शोषण परक व्यवस्था का रूप ले लेती है। सकारात्मक रूप में अगर आप देखेंगे तो अगर एक जाति के अनुसार बाकी सभी जातियां संचालित हो रही हैं तो इससे पूरे समाज में एक न्याय और अखंडता की भावना झलकती है, और आपसी सहयोग और सौहार्द की भावना भी झलकती है। तो समाज में एकता के लिए ये जरूरी भी हो सकती है, और समाज में शोषण परक व्यवस्था के लिए ये नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। तो प्रभुत्व जातियों की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं श्रीनिवास अपने अध्ययन के दौरान पाते हैं, उन विशेषताओं को भी एक बार आप देख लीजिए। प्रभु जाति की विशेषताएं। डोमिनेंट कास्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमिनेंट कास्ट। पहला जो विशेषता होती है वो होती है संख्यात्मक प्रभुत्व, न्यूमेरिकल डोमिनेंट। और इसका मतलब होता है कि उसकी संख्या उस स्थान या फिर गांव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए, और संख्या जब ज्यादा होगी तो वो बाकी जातियों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा सकती है, बाकी जातियों के ऊपर अपना दबदबा कायम कर सकती है, जिसके कारण से बाकी जातियां जो हैं वो उसके अनुसार या फिर उसके कहे अनुसार चलती है। तो इसके कारण से वो जाति प्रभु जाति बन जाती है। तो पहली विशेषता जो होती है वो होती है संख्यात्मक प्रभुत्व होना चाहिए। प्रभुत्व कहने का मतलब केवल इस बात से है कि अगर वो कोई चीज कह रही है, करवाना चाहती है, तो उसके अनुसार ही वो चीज होनी चाहिए। संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो पहली विशेषता उसकी आती है कि संख्या सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो उस गांव में या फिर क्षेत्र विशेष में अन्य जातियों की अपेक्षा संख्या आपकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, तो सर्वाधिक होनी चाहिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता ये बताते हैं वो ये बताते हैं कि आपके पास आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व होना चाहिए। आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल डोमिनेंस। और इसका मतलब होता है कि आपके पास जमीन उस गांव में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। तो आर्थिक कहने का मतलब होता है कि आपके पास जमीन का जो स्वामित्व है वो सबसे ज्यादा होना चाहिए। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि सारी की सारी जमीन केवल कुछ परिवारों के पास ही रहती है, जिसके कारण से वो जाति जो है ना वो उस पूरे गांव में प्रभुत्व रखती है। गांव के सारे लोग उस जमीन के ऊपर केवल काम करते हैं या फिर उस जाति के अंडर में काम करते हैं। तो जब रोजगार ही नहीं होगा तो फिर आपको वही करना पड़ेगा जो मालिक आपसे कह रहे हैं। तो नौकर और मालिक की भूमिका बन जाती है ऐसे में। दूसरा होता है राजनीतिक प्रभुत्व। और राजनीतिक प्रभुत्व कहने का मतलब है अगर आपके स्थानीय चुनाव हो रहे हैं, जैसे पंचायत वगैरह के चुनाव हो रहे हैं, या फिर आपके विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, या फिर आपके लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इन सभी चुनावों में वो जाति अन्य जाति के लोगों को इन्फ्लुएंस्ड कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। वो ये बता सकती है कि आपको किस तरीके से वोट करना है या फिर किसको वोट करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है, और आज भी ऐसा होता है, राजनीतिक दलों के द्वारा जो प्रभु जाति रहती हैं उनको टारगेट किया जाता है। प्रभु जातियों से अगर संबंध राजनीतिक दलों के द्वारा स्थापित हो गए हैं तो उस गांव से उनके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए आज भी राजनीतिक दल आमतौर पर गांव में जब जाते हैं तो वो प्रभु जातियों से संपर्क करते हैं कि गांव में आपको हमारी पार्टी या मुझे व्यक्तिगत रूप से जिताने के लिए प्रयास करना है, गांव के लोगों को आपको कहना है। क्योंकि प्रभु जाति का इतना प्रभुत्व होता है समाज के ऊपर कि अगर उनके द्वारा अन्य जातियों से कोई बात कही जाती है तो फिर वो जातियां जो है वो उन प्रभु जाति के द्वारा कही गई बात को नकार नहीं पाती। और इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि राजनीतिक दल के जो व्यक्ति हैं उन प्रभु जातियों से अपने संबंध हमेशा बनाए रखे। इसलिए आमतौर पर ऐसा देखा गया है। दूसरी विशेषता तो
जो M.N. श्रीनिवास बताते हैं वो ये है कि आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व होना चाहिए। तीसरी चीज जो विशेषताओं के अंतर्गत उनके द्वारा बताई गई है वो ये है कि धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उच्च स्थिति होनी चाहिए। धार्मिक रूप से उच्च स्थिति कहने का मतलब होता है कि जो धर्म व्यवस्था बनी है, जो वर्ण व्यवस्था बनी है, उस वर्ण व्यवस्था में आपका स्थान ऊंचा होना चाहिए। तो आप अपने प्रभुत्व पौराणिक आधार पर भी सिद्ध कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर आप ब्राह्मण हैं या फिर आप क्षत्रिय हैं तो आप अपने पौराणिक आधार पर श्रेष्ठता को साबित कर लेते हैं। अगर कोई भी पूजा पाठ हो रहा है, यज्ञ हवन वगैरह हो रहा है या फिर अन्य धार्मिक कार्यक्रम वगैरह हो रहे हैं तो उसमें अन्य जातियों के द्वारा यह माना जाना चाहिए कि इस पूजा को करने का अधिकार या पहले करने का अधिकार आपका ही है। इस प्रकार का जो प्रभुत्व होता है उसको कहा जाता है धार्मिक प्रभुत्व। सामाजिक प्रभुत्व कहने का मतलब है कि आपकी जाति जो होनी चाहिए वो जाति व्यवस्था के अंतर्गत सबसे ऊपर मानी जानी चाहिए, ताकि सामाजिक रूप से आपकी जाति के आधार पर कोई भी आपको नीचा न कह सके। कल के दिन कोई व्यक्ति ये ना कह सके कि थोड़े पैसे आ गए हैं जिसके कारण से ये होशियारी बताने लगा है। तो M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि सामाजिक रूप से जो जाति व्यवस्था आपकी बनी हुई है उस जाति व्यवस्था में आपको एक ऐसी जाति से बिलोंग करना चाहिए जिसका शुरुआती समय से ही एक उच्च स्तर माना गया हो। किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव से आपको कभी भी दूर नहीं रखा गया है। जैसे कि समाज में जो द्विज वर्ग आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं, इनको उपनयन का अधिकार था, शुरू से ही था। इसका मतलब है कि ये 16 संस्कारों के अधिकारी माने गए हैं। और 16 संस्कारों के अधिकारी कहने का मतलब है कि समाज के जितने भी अधिकार हैं उन सभी अधिकारों को द्विज को प्राप्त किया गया है। इसलिए M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि मैंने प्रभु जाति भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग गांवों में देखी है, लेकिन मैंने कभी भी एक शूद्र को जाति को प्रभु जाति के तौर पर नहीं देखा है। और उसके ना देखने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण माना जाता है, उनके सामाजिक रूप से उच्च स्थिति नहीं मानी गई है। तो उनका ऐसा भी कहना है कि धार्मिक एवं सामाजिक रूप से आपकी स्थिति उच्च होना चाहिए। ठीक है। अगली विशेषताओं में वो बताते हैं कि सामाजिक रूप से समाज के लिए समाज की एकता, न्याय व कल्याण का कार्य करना चाहिए। M.N. श्रीनिवास कहते हैं कि जो प्रभु जाति रहती है, ऐसा नहीं कि उसका कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। उसका उत्तरदायित्व समझाते हुए कहते हैं कि आपका अस्तित्व केवल तभी बना रहेगा जब आप समाज की एकता के लिए कार्य करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपको समाज में प्रभु जाति का दर्जा प्राप्त हो गया है तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि उस समाज को आप एक सूत्र में बांधे रहें। और एक सूत्र में बांधने का मतलब ये होता है कि आप हर जाति को अपने साथ लेकर चलिए, ताकि कल के दिन अगर कोई भी जरूरत या फिर आवश्यकता महसूस हो तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको जिस तरीके से निर्देशित करेंगे उस बात का विरोधाभास समाज की अन्य जातियों के बीच में नहीं होना चाहिए। आप जैसा कह रहे हैं उसी को वो सर्वोच्च मानकर आगे कार्य करें। इस प्रकार की स्थिति आपकी बननी चाहिए। दूसरा बात है कि समाज में न्याय की भावना भी आपको पैदा होनी करनी चाहिए। तो कभी कभी आपने सूर्यवंशी टाइप की मूवी देखी होंगी या सूर्यवंशम टाइप की मूवी देखी होंगी, तो उसमें अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर आपने देखा होगा कि समाज में वो न्याय करने के लिए फेमस माना जाता है। तो प्रभु जाति की एक विशेषता होती है कि अगर गांव वगैरह में कोई झगड़े हो रहे हैं या उस क्षेत्र विशेष में कोई झगड़े हो रहे हैं और वो झगड़े अगर आपके पास आते हैं तो आप किसी का पक्ष लिए बिना निष्पक्ष होकर अगर आप न्याय करेंगे तो फिर आपकी प्रभु जाति की जो सत्ता है वो लगातार बनी रहेगी। लेकिन अगर आप न्याय संबंधी कार्य को करने से चूक जाते हैं, इस समाज में जातियों के द्वारा विरोधाभास होता है, आपकी जो प्रभुत्व है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठने लगते हैं और एक दो पीढ़ियों के बाद आपके पास जो प्रभु जाति का दर्जा है वो छिन कर किसी दूसरी जाति के पास भी जा सकता है। इसलिए ये कहा गया है कि प्रभु जाति समाज में न्याय का कार्य भी करती है और वो जो न्याय का कार्य होना चाहिए वो निष्पक्ष तरीके से ही होना चाहिए। भले ही
दोषी व्यक्ति आपका घर का भी है या सगा संबंधी भी है तो भी उसको आपको दोषी के तौर पर ही देखना चाहिए, ना कि उसको बचाने के लिए आपको कार्य करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से समाज में कल्याण का कार्य भी किया जाना चाहिए। अगर आपके पास प्रभुत्व है और कोई ऐसी कमजोर जातियां आपके पास सहायता मांगने के लिए आती हैं तो आपकी ये नैतिक रूप से जिम्मेदारी बनती है कि आप उन जातियों की विशेष रूप से सहायता करिए। जैसे कि आपके यहाँ पर काम करने वाली जो दूसरी जातियां हैं जिनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा सके, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनके बच्चों को स्कूल वगैरह में भेजिए। तो कल्याण की जिम्मेदारी भी आपके ऊपर रहती है। अगर उनके पास बरसात में छत नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए छत उपलब्ध कराएं। अगर उनके पास खाने के लिए नहीं है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप उन्हें खाने की व्यवस्था उपलब्ध कराएं। अगर उनके पास इतने संसाधन नहीं है कि वो धार्मिक त्योहारों को ठीक तरीके से मना सकें तो आपकी जिम्मेदारी है कि उनके लिए वो संसाधन आप सुनिश्चित करवाएं। तो इस प्रकार की अवधारणा को एम.एन. श्रीनिवास के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। तो एम.एन. श्रीनिवास की अवधारणा है जिसको प्रभु जाति कहते हैं। तो एम.एन. श्रीनिवास कहते हैं प्रभु जाति कहने का मतलब क्या होता है, जब वो संख्यात्मक प्रभुत्व हो प्लस उसके साथ साथ राजनीतिक एवं आर्थिक प्रभुत्व भी रखती हो। विशेषताओं में उन्होंने 4 विशेषताओं को बताया: संख्यात्मक प्रभुत्व, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से उच्च स्थिति और सामाजिक रूप से समाज की एकता, न्याय और कल्याण का कार्य करना चाहिए। तो ये दूसरी एक महत्वपूर्ण शब्दावली है जिसका नाम है प्रभु जाति। तो समाजशास्त्र में ये 3 नंबर और 5 नंबर में आपसे पूछी जाती है। अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो डेफिनेशन बताना है प्लस किसने वो दिया है उसके बारे में बताना है। अगर 5 नंबर में पूछा जा रहा है तो डेफिनेशन किसने दिया है वो बताना है प्लस उसकी विशेषताओं को भी आपको मेंशन करना है। मिलते हैं अगली क्लास में एक नई अवधारणा के साथ। धन्यवाद।